हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3 मार्च 2023 को एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के जियोग्राफी विषय का पेपर। यह पेपर सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था और इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट 1 में सॉल्व कर दिए थे और यह पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में उलमैन ने कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स बताए थे स्पेशियल इंटरेक्शन के लिए। तो उलमैन का अलग से वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। उलमैन और हर्स्ट का सवाल ज़रूर आता है पेपर में, क्योंकि ये थ्योरी में दिया हुआ है तो एक सवाल इसमें से निश्चित होता है। तो इन्होंने 3 एलिमेंट बताए थे। पहला कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी कि अनुपूरकता या संपूरकता। दूसरा इन्होंने बताया था इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि मध्यवर्ती या अंतरालयी अवसर। और तीसरा बताया था ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि स्थानांतरणीयता। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ ADE। हिंदी में भी देखें तो अनुपूरकता, मध्यवर्ती अवसर और स्थानांतरणीयता। तो ये इसके राइट आंसर हो गए। अगला सवाल था 52वें में कल्चरल रीजन दिए हुए थे और सामने दिए हुए थे राज्य। तो कौन कौन से पेयर है वो मैच कर रहे हैं। तो हाड़ौती जो सांस्कृतिक प्रदेश है वो राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा खानदेश ये महाराष्ट्र के जो जलगांव शायद रीजन है उसमें पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर आता है सांस्कृतिक प्रदेश, तो ये भी सही है। तीसरा बघेलखंड बिहार में नहीं पड़ता, यह गलत है। बघेलखंड मुख्यतः एमपी में पड़ता है और साथ में इसका कुछ माइनर हिस्सा यूपी में भी पड़ता है, तो बघेलखंड गलत है। चौथा रुहेलखंड एमपी में ना होकर यूपी में, तो ये भी गलत है। और मालवा प्रदेश, मालवा का मैदान पंजाब में है और मालवा का जो पठार है वो एमपी में भी है। तो कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो रहे थे। मालवा का मैदान आप आसानी से देख सकते हो। पंजाब के जो कल्चरल रीजन देखोगे तो उसमें एक मालवा मुख्य रीजन है। तो इस प्रकार A, B और E हमारा राइट आंसर हो गया। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगले सवाल में जाति से संबंधित सवाल था। तो जाति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, मेन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो पहला जाति आर हायरार्किकली ग्रेडेड। तो जाति में हायरार्की पाई जाती है कि कुछ उच्च जाति होती है, कुछ निम्न जाति होती है। इस प्रकार जो जातिगत संरचना है भारतीय समाज की उसमें लोग समझते हैं कि ये उच्च जाति है और ये निम्न जाति है। तो इस प्रकार ये जाति की विशेषता है। दूसरा है दे इनवेरिएबली हैव ए जाति लिंक्ड ऑक्यूपेशन। तो जाति से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ पेशा होता है, जैसे कि सुथारी का काम करता है, लुहार होता है वो लोहे का काम करता है, सुनारी का काम करता है। इस तरीके से बहुत सारी जातियों के ऑक्यूपेशन उससे जुड़े हुए हैं। कुछ जातियां हैं उनका किसानी से था, कुछ का जो अलग था। तो इस प्रकार हर जाति का कुछ न कुछ एक ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, तो ये भी जाति की विशेषता है। तीसरा है मेंबर्स ऑफ ए जाति जनरली शेयर हेट्रोजीनस कल्चर। तो ये गलत है कि जो जाति के सदस्य होते हैं वो जनरली उनकी होमोजीनस कल्चर होती है, समांगी कल्चर होती है, एक जैसी कल्चर होती है, ना कि हेट्रोजीनस कल्चर होती है, तो ये गलत हो गया। डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंसिडरेशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड मोबिलिटी डिटरमाइन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। तो कोई भी अचीवमेंट और मोबिलिटी की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे ही उनमें ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। कोई अचीवमेंट और मोबिलिटी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ई स्टेटमेंट में कहा गया है जाति आर एंडोगेमस यूनिट। एंडोगेमस यानी कि अंतर्विवाही होती है, तो
जो समान जाति के होते हैं लोग होते हैं वही आपस में विवाह करते हैं, बहिर्विवाही नहीं होते। जाति के लोग जो दूसरी जाति के लोगों से विवाह नहीं करते हैं, यानी कि राजपूत से या फिर सुनार से, इस तरीके से वो अपने जो विवाह है वो करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे राइट स्टेटमेंट हुए वो हुए ए, बी और ई। अगला सवाल है 54 नंबर। 54 नंबर में जो सवाल आया है वो पॉलिटिकल जियोग्राफी से। तो पॉलिटिकल जियोग्राफर में जो पॉलिटिकल जियोग्राफर्स होते हैं तो वो जो राज्य के अध्ययन में किन मापदंडों का प्रयोग करते हैं, कौन से क्राइटेरिया का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि पावर ओवर द पीपल ऑफ एन एरिया अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द एरिया। तो कोई भी जो राज्य होता है वो समप्रभु आंतरिक शक्तियों की वजह से होना चाहिए, कोई बाह्य शक्तियों से वो नहीं होता, वो खुद से ही समप्रभु होना चाहिए। तो ये गलत है, कोई आउटसाइड से नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन बाय ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश के भाई माने या नहीं माने, इससे कोई नहीं होता। राज्य में तो राज्य में एक तो राज्य का एक क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसमें एक समप्रभु सरकार होनी चाहिए जो आंतरिक और बाह्य मामलों दोनों में समप्रभु हो। इस तरीके से राज्य के ये एलिमेंट्स होते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है डेफिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो एक डेफिनेट पोर्शन एरिया होना चाहिए जो हमें अभी कहा था। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स टू परफॉर्म फंक्शंस नीडेड और डिजायर्ड बाय द पीपल। तो एक सरकार होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, ये भी सही है। और ऑर्गेनाइज मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग गुड्स पीपल एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टेरिटरी टू अनदर। तो इन सारी चीज़ों के अलावा एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो गुड्स है, पीपल है, आइडियाज़ है, वो उसकी जो अलग अलग हिस्सों में उनका प्रवाह हो सके। अगर इकोनॉमी सही होगी तभी वो राज्य टिक पाएगा। तो इस प्रकार जो इसके राइट आंसर हो गया वो हो गया सी, डी और ई। इसकी आप हिंदी भी देख सकते हैं। अगला सवाल है 55वां। 55वें में जो डार्विन का प्रभाव है वो जियोग्राफिकल थॉट पर किस प्रकार पड़ा। तो जो पहला स्टेटमेंट है जेम्स हटन का। जेम्स हटन डेमोस्ट्रेटेड द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म इन लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। तो जेम्स हटन ने डार्विन से पहले दी है थ्योरी, तो बट मतलब जो डार्विन ने थ्योरी दी, डार्विन पर हटन का प्रभाव माना जाता है। तो पर इन्होंने ये ऐसे क्यों लिया है ये मुझे नहीं पता, पर जो इसका जो डार्विन का प्रभाव पढ़ते हैं तो हटन की भी चर्चा हम करते हैं कि भाई जो डार्विन पर हटन का प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्मिटिज्म ये जो आगे बढ़ा उसमें वापस जो डार्विन की जो 1859 में जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी, तो यूनिफॉर्मिटिज्म का जो और ज़्यादा ये बढ़ा, तो ये इनकी बुक के बाद और ज़्यादा मतलब इसमें विकास देखने को मिलता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को अपन छोड़ भी देते हैं तो आगे बात करें तो फ्लूरे यूज्ड स्ट्रगल एंड सिलेक्शन कॉन्सेप्ट इन हिज स्टडीज़ ऑन रेसेज स्टेट्स एंड टाउन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्लूर ने नहीं यूज़ किया था, ग्रिफिथ टेलर ने यूज़ किया था स्ट्रगल एंड सिलेक्शन कॉन्सेप्ट जो कि डार्विन ने दिया था, और वो इन्होंने रेस में, स्टेट्स और टाउन में यूज़ किया था। तो ग्रिफिथ टेलर ने नगरों में भी किया है और रेसेज में भी किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है डार्विन्स वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ एटॉल। तो डार्विन ने एटॉल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी दिया था एंड आइडिया रिगार्डिंग स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज ओवर टाइम टुगेदर। और दूसरा जो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज का ओवर टाइम, उन दोनों सिद्धांतों की वजह से टुगेदर इंस्पायर्ड डेविस टू डेवलप हिज ओवन थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। तो साइकिल ऑफ इरोजन में वो जो धीरे धीरे अवस्थाएं बताते हैं वो इसी से प्रेरित है, डार्विन से। तो ये बात सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट डी, स्टोडार्ट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर फिजियोलॉजिकल स्टडी टू एक्सेस एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन मैन। तो स्टोडार्ट ने स्ट्रेस नहीं किया है, फ्लूर ने किया है। और स्टोडार्ट ने एक पेपर भी लिखा था डार्विन के इम्पैक्ट को लेके जियोग्राफिकल थॉट पर,
तो उस पेपर का टाइटल आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो बी और डी गलत है इसका मतलब, और सी सही है। तो हमारा जो सही आंसर बैठता है वो है ए और सी ओनली। अगला सवाल है 56वां। 56वें सवाल में जो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है डेविसियन मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन एनविजेज स्पेस डिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो जो डेविस का मॉडल है वो स्पेस डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइम डिपेंडेंट है, जो अभी अब पिछले सवाल में भी हम बात कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो पेंग का मॉडल है जियोग्राफिकल साइकिल एनविजेज टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, तो वो टाइम को डिपेंडेंट ना मान के टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम से स्वतंत्र रूप से जो है वो पेंग ने मॉडल दिया था। इसकी आलोचना की थी टाइम डिपेंडेंट वाली, और इन्होंने जो शक्तियाँ होती है इरोजन वाली और अपलिफ्टिंग शक्तियाँ होती है, इन दोनों के तालमेल के हिसाब से जो साइकिल ऑफ इरोजन बताया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इंडिपेंडेंट है टाइम से। तीसरा स्टेटमेंट डेविसियन जियोग्राफिकल साइकिल ओवर एम्फेसाइज स्टेज एंड गेव लेस अटेंशन टू स्ट्रक्चर। तो जो पहले स्टेटमेंट में हम बात कर रहे थे कि टाइम को वरीयता देता है, स्टेज को ये देता है, और जो स्ट्रक्चर को क्या देता है ये लेस इंपॉर्टेंट देता है, और पेंग के वापस स्ट्रक्चर को ज़्यादा वरीयता देता है। तो सी भी सही है। डी स्टेटमेंट पेंग एम्फेसाइज्ड दैट जियोमॉर्फिक फॉर्म्स आर एक्सप्रेशन ऑफ फेज एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन रिलेशन टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई पेंग ने जो दो शक्तियाँ होती है रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ डिग्रेडेशन, इन दोनों के मध्य जो संतुलन होता है उसके आधार पे इन्होंने जो ये साइकिल दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है बी, सी और डी। अगला सवाल है 57वां। 57वें सवाल में पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत के संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको देखना है, और इनमें से करेक्ट कौन से हैं ये देखना है। तो पहला है क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन मासेज एंड वीन्स इन अल्ट्रा बेसिक रॉक्स सच एज ड्यूनाइट, पेरिडोटाइड एंड सरपेंटाइन। तो जो क्रोमाइट होता है वो भारी अयस्क होता है क्रोमियम का, और यह सबसे नीचे वाली चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होगी तो जमाव होगा तो वो नीचे की ओर होगा। तो ये अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होती है जो नीचे पाई जाती है, बहुत गहराई में पाई जाती है। तो उसमें जो कोई लावा निकलता है तो उसमें जो लावा होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है। कोई भी ज़्यादा डेंसिटी वाला भारी पदार्थ नीचे हो जाता है, जैसे अब तेल और हम पानी को किसी चिमनी में रखते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है हल्का और पानी नीचे चला जाता है, वैसे ही ज़्यादा डेंसिटी वाले जो पदार्थ है वो नीचे जम जाते हैं। तो वीन्स में नीचे जमता है और सेग्रीगेशन से जमता है, और ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट और सर्पेंटाइन जैसी रॉक्स में ये जम जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज़ टू प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन वाली बात तो सही है, पर बायोस्फीयर रिजर्व का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट जामनगर ऑयल रिफाइनरी हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो बिल्कुल जामनगर ऑयल रिफाइनरी है वो भारत की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली रिफाइनरी है, एंड यूजेज इम्पोर्टेड क्रूड पेट्रोलियम, और जो क्रूड ऑयल के रूप में जो यूज़ करती है, क्रूड ऑयल यूज़ करती है वो आयातित होता है, इम्पोर्टेड होता है। तो ये भी सही है। चौथा है द इल्मेनाइट बीच सैंड्स ऑफ केरला कंटेन द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनोजाइट इन इंडिया। तो मोनोजाइट जो कि थोरियम का अयस्क है वो इल्मेनाइट बीच सैंड में पाया जाता है केरला में। तो ये बिल्कुल सही है। और इस प्रकार इस बार जो आईएएस का पेपर था उसमें इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो अयस्क है वो पूछे थे, जो टाइटेनियम के अयस्क होते हैं। तो ये भी सही है, और इसका जो राइट आंसर हो गया ए, सी और डी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है 58वां। 58वें में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मेन फोकाई ऑफ
जियोग्राफिकल इंटरेस्ट इन इलेक्टोरल स्टडी। तो जो हम इलेक्टोरल स्टडी करते हैं यानी कि चुनावी अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो हमारा जियोग्राफिकल इंटरेस्ट है वो किस किस पे रहता है। तो जियोग्राफिकल इंटरेस्ट हमारा रहता है जियोग्राफी ऑफ वोटिंग में रहता है, जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग यानी कि वोटिंग बिहेवियर में रहता है, जो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट होता है वोटिंग बिहेवियर पे उस पे रहता है, और जियोग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे रहता है। जियोग्राफी ऑफ सिंबल्स हमारा कोई लेना देना नहीं होता, और जियोग्राफी ऑफ वोटिंग मार्जिन्स का भी हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ये पॉलिटिकल साइंस वालों का काम होता है वोटिंग मार्जिन्स को देखना। तो आप इसका अगर स्कोप देखते हैं इलेक्ट्रल जियोग्राफी का, तो आप आसानी से ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। इसमें जो पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए हिंदी में आप HM सक्सेना की किताब ले सकते हैं और RD दीक्षित की ले सकते हैं, और इंग्लिश में भी जो RD दीक्षित की किताब है वो आती है, HM सक्सेना की नहीं आती है। अगला सवाल 59 नंबर में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन से करेक्ट नहीं है। तो स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, यानी कि पराली जलाते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इनटू रिवर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन मुख्यतः पानी के लिए ही टर्म यूज की जाती है, और जो इफ्लुएंट यानी कि थर्मल पावर प्लांट से कोई भी जो पानी छोड़ा जाता है तो वो टेम्परेचर बढ़ा देता है और थर्मल पॉल्यूशन पैदा करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसने लिखा है डज नॉट। तीसरा स्टेटमेंट में नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो नॉइज पॉल्यूशन की वजह से इरिटेशन होता है, एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है। तो इस प्रकार तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग है वो ओनली ऑप्शन है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का। तो टेरेस फार्मिंग ओनली ऑप्शन नहीं है, प्लांटेशन वगैरह से भी सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, बंड बना के भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी तकनीकें हैं, तो ये ओनली ऑप्शन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो गलत स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, बी और डी। अगला सवाल है वो है 60वें सवाल में पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल है उसके रिगार्डिंग कौन से करेक्ट नहीं है। तो जो रीजनल प्लानिंग की जो थ्योरियों से संबंधित हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो ये सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है पेरुक्स ओरिजिनल वर्क फोकसेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ पोल्स इन इकोनॉमिक स्पेस। तो पेरू ने जो इकोनॉमिक स्पेस में जो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ पोल बनते हैं उन पे जो उनका कार्य था वो केंद्रित था। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा, बॉडीले कॉम्प्रहेंसिवली एक्सक्लूडेड द जियोग्राफिकल डायमेंशन फ्रॉम ग्रोथ पोल। तो ये गलत है, इन्होंने ही इंक्लूड किया था जियोग्राफिकल डायमेंशन, भौगोलिक आधार दिया था ग्रोथ पोल थ्योरी को ग्रोथ सेंटर के रूप में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है द प्रोसेसेस ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो जैसे जैसे एग्लोमरेशन बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है द ट्रिकल डाउन इफेक्ट आर ऑफ मिनिमम इंटरेस्ट ऑफ रीजनल प्लानर्स। तो रीजनल प्लानर का मिनिमम इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है ट्रिकल डाउन का, क्योंकि शुरुआत में जब पोलराइजेशन होता है तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से जो डेवलपमेंट है वो ट्रिकल डाउन के रूप में बाहर के जो पेरीफेरी रीजन में फैलता है। तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें रीजनल प्लानर्स का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पांचवा स्टेटमेंट स्पेशल इंटरेक्शन इंक्लूड मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली। तो स्पेशल इंटरेक्शन पे जो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं उलमैन और हर्स्ट के, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुड्स ओनली नहीं होता स्पेशल इंटरेक्शन है। स्पेशल इंटरेक्शन में गुड्स के साथ साथ जो इंटेंजिबल आइटम होते हैं, आइडिया हो गया, इनोवेशन हो गया, ऐसी चीज़ें भी होती है, साथ में पीपल का भी होता है स्पेशल इंटरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो बी भी गलत है, डी भी गलत है और ई भी गलत है। ई के आगे मैंने क्रॉस लगाना भूल गया हूँ, तो बी, डी और ई हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है वो है 61।
61 में पूछा गया है जो ओपेक जो संगठन है जो 1960 में बना, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? तो फाउंडिंग मेंबर शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर बनाया था, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुला। तो इंडोनेशिया और लीबिया नहीं है, वो बाद में जुड़े हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, बी और ई। अगला सवाल है 62 में ये भी स्पेशल इंटरेक्शन से ज़्यादातर इसके स्टेटमेंट है। तो अगर आप उलमैन और हर्स्ट के जो मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट है स्पेशल इंटरेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स, इंफॉर्मेशन। तो अब पिछले जो 2 सवाल पीछे जो एक सवाल था उसमें ओनली जो गुड्स का लिखा हुआ था, तो यहाँ पे पीपल, गुड्स, इंफॉर्मेशन का लिखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो सवाल में पूछा गया कौन से करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा है ग्रेविटी मॉडल इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल इंटरेक्शन एनालिसिस। तो जो फ्लो मॉडल्स यूज किए जाते हैं स्पेशल इंटरेक्शन के लिए, उसमें जो ग्रेविटी मॉडल है वो यूज किया जाता है। ग्रेविटी मॉडल से ही रिटेल मॉडल, पोटेंशियल मॉडल और इसी का ही एक और एक्सटेंशन है डेस्टिनेशन चॉइस मॉडल, वो भी यूज किए जाते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है हर्स्ट अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑफ फिजिक्स इन हिज मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन। तो आप हर्स्ट का वीडियो देखेंगे तो उसमें इन्होंने कोई बात नहीं की है। पीटर हैगेट ने ये जो कॉन्सेप्ट है कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन वाले, वो स्पेशल इंटरेक्शन में लगा दिए थे। तो पीटर हैगेट ने जैसे भाई कंडक्शन और कॉन्वेक्शन और रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, वैसे वैसे जो गुड्स का, आइडिया का, पीपल का जो ट्रांसफ़र होता है वो बताया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। तो उलमैन ने 3 चीज़ें दी है, एक तो संपूरकता दी है, दूसरा इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी दी है, तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी दी है। तो एक्सक्लूसिवली नहीं है, तीनों हैं। मतलब एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली बात कर रहा है कि यही है, तो ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो गलत कौन से? सी और डी हमारा राइट आंसर हो गया, सी और डी। अगला सवाल है 63 में पूछा गया है वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के संबंध में कौन से स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ वेरिएबल फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो वेरिएबल नहीं बोला था उन्होंने, यूनिफॉर्म बोला था, तो ये गलत हो गया। दूसरा एंटरप्रेन्योर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मार्केट। तो उन्होंने इकोनॉमिक मैन के रूप में टर्म दी थी, और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो थ्योरी में उन्होंने बोला था कि भाई एंटरप्रेन्योर है, उनको पूरे रॉ मटेरियल का भी परफेक्ट ज्ञान है और मार्केट का भी परफेक्ट ज्ञान है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट इन्होंने कहा था, तो ये सही है। तीसरा एग्लोमरेशन हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो एग्लोमरेशन के संबंध में इन्होंने बताया था कि एग्लोमरेशन प्रभावित करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में मल्टीपल मोड नहीं बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो केवल सिंगल रहेगा, तभी जो रेट वगैरह है वो समान रहेगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट लोकेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकी थ्योरी थी वो लिस्ट कॉस्ट थ्योरी थी, न्यूनतम लागत सिद्धांत था इनका, तो ये सही है। तो जो सही कौन से हुए? बी और ई। अगला सवाल है वो है 64 में पूछा गया था ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया के संबंध में स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहला स्टेटमेंट था कोंकण रेलवे कनेक्ट्स रोहा टू कन्याकुमारी एंड ट्रैक मेजर 760 किलोमीटर। तो ट्रैक तो 760 किलोमीटर है, और यह रोहा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से लेके कर्नाटका के मैंगलोर तक है, ना कि कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, इसमें एक शब्द है उसका हेरफेर कर दिया इन्होंने। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द हैबिटेशन ऑफ 1000 पर्सन्स और मोर। तो ये स्टेटमेंट गलत है
क्योंकि 500 से ज़्यादा व्यक्ति जो प्लेन एरिया है वहाँ पे और बाकी जो माउंटेनियस और डेजर्ट एरिया है वहाँ पे 250% से ज़्यादा वाले जो हैबिटेशंस है उनको जोड़ने का काम करती है। तो इसमें भी हेर फेर कर दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा है महाराष्ट्र हैज़ ए लॉन्गर क्रशिंग पीरियड ऑफ शुगर कैन देन उत्तर प्रदेश। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है, पर महाराष्ट्र में लॉन्गर क्रशिंग पीरियड होता है, इसीलिए वहाँ पे जो गन्ना मिलें हैं, जो शुगर मिल है, शक्कर की मिलें हैं, वो लंबे समय तक चल पाती है, क्योंकि जो क्रशिंग पीरियड है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, गन्ने की पेराई लंबे समय तक होती है। चौथा ऑप्शन है द आंध्र प्रदेश विद द शेयर ऑफ मोर देन 98% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ माइका। ये जब 2002, 2003, 4, 5 के समय का जो डेटा देखें तब तो ये सही है 98% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ माइका, पर जो लेटेस्ट मिनरल की रिपोर्ट देखते हैं तो 50% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान करता है, 50% आंध्र प्रदेश करता है। लेटेस्ट में राजस्थान ने ज़्यादा किया आंध्र प्रदेश से हल्का सा। तो वैसे तो ये गलत होना चाहिए, पर इन्होंने ये जो एनसीईआरटी और पुराने कोई प्रोफेसर है वो बना रहे हैं, तो वो लेटेस्ट डेटा से अपडेट नहीं है। तो पर ए और बी पक्का गलत है, तो ऑप्शन सी और डी ही बचते हैं। तो सी और डी हो गया, और इस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाते तो ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता। अभी कोई लेटेस्ट आप रिपोर्ट लगाते तो पिछले 3 साल का उसमें डेटा दिया हुआ है, तो लगभग 50% है। जो पिछले 3 सालों में 2 बार राजस्थान ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। अगर रिजर्व की बात करें माइका की तो 41% आंध्र प्रदेश में, 28% राजस्थान सेकेंड नंबर पे है, पर प्रोडक्शन में लगभग दोनों बराबर है अभी के टाइम। अगला सवाल है 65वें सवाल में पूछा गया है भारत के संबंध में जो ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए। पहला है सर हिंद कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम सतलज रिवर टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन इन राजस्थान। तो राजस्थान में सर हिंद कैनाल का कोई भी पानी नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में केरला स्टेट इज़ बेस्टोड विद हाईएस्ट लेंथ ऑफ रोड्स किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया अमोंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है वो केरला में है, तो ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है बकिंगम कैनाल इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे नंबर 5 ऑफ इंडिया। तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 नहीं है, नंबर 4 का ये हिस्सा है, जो कि जो पूर्वी भारत में जो जोड़ती है नीचे वाली जो नदियां हैं, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो पर ये नेशनल वाटरवे 4 का हिस्सा है, तो इन्होंने भी ये हेर फेर कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट है ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल एज मोड ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड वाटर टू द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो ट्यूबवेल और वेल्स होते हैं वो लगभग 60% जो इरीगेशन होता है उसका हिस्सा है, और उसके बाद जो कैनाल इरीगेशन है वो दूसरे नंबर पे आता है लगभग 29%। तो 60% में से ट्यूबवेल और वेल से, उसमें से लगभग 45% ट्यूबवेल से और 15% वेल से। तो सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन का मोड है वो ट्यूबवेल्स हो गया, तो डी ऑप्शन बी सही है। तो बी और डी सही है, ए और सी गलत है। अगला सवाल है 66वें सवाल में 4 लोकल विंड दी हुई थी और सामने उनका टाइप लिखा हुआ था, और टाइप और एरिया मतलब एक तरह से जो उनकी प्रॉपर्टी और एरिया लिखा हुआ था। तो लेवेंटर है वो कि स्पेन में बहती है, कोल्ड विंड है साउदर्न स्पेन में बहती है। दूसरा है नॉर्वेस्टर है वो ड्राई और गस्टी होती है और न्यूजीलैंड में बहती है। तीसरा है जोंडा वार्म विंड है जो कि अर्जेंटीना में बहती है, गर्म पवन है। और चौथा है 22, ये थोड़ी सी नई थी, लगभग लेवेंटर, नॉर्वेस्टर, जोंडा ये तो पूछते रहते हैं। 22 जो कि कोल्ड विंड है फ्रांस में। तो इस प्रकार हम चारों मैच करते हैं तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल है 67 भी जस्ट फैक्चुअल सवाल था। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, और इसी प्रकार 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगला सवाल है 68 में
जो एनवायरमेंटल जियोग्राफी से सवाल आया था कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो घास वगैरह को खाते हैं, पौधों को डायरेक्ट खाते हैं, तो इसमें से डियर हो गया, यानी कि हिरण हो गया। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया इनमें जो लोमड़ी हो गई, जो शाकाहारी होते हैं उनको खा जाती है। और तीसरा टर्सरी कंज्यूमर, जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, तो शीर्ष उपभोक्ता में टाइगर आ गया। और डीकम्पोजर में फंजाई वगैरह होते हैं, वो डीकम्पोज कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया चौथा। इसमें आप देख सकते हो 3 उपभोक्ता दिए और एक अपघटक यानी कि डीकम्पोजर यानी कि कवक दिया हुआ है। अगला सवाल है 69 में 4 वर्क दिए और उन सामने स्कॉलर थे, उनको मतलब मैच करना था। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस, सबसे पहले क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस दिया था वीवर ने। और आइसोलेटेड स्टेट दिया था वॉन थ्यूनेन ने, जो वॉन थ्यूनेन ने कृषि जो अवस्थिति सिद्धांत दिया था वो आइसोलेटेड स्टेट में दिया था। और तीसरा इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी जो माइग्रेशन की थ्योरी है वो स्टॉफर ने दी थी। और चौथा सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, जो कि विटलसी ने दिया था। विटलसी ने कहा था कि एक स्थान पे धीरे धीरे अलग अलग लोग उसको ऑक्यूपाई करते हैं, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इस पर राइट आंसर हो गया चौथा। अगला सवाल है 70 सवाल में 4 कॉन्सेप्ट है, सामने 4 स्कॉलर दिए हुए थे। तो प्राइम रंप पैंक ने दिया था। प्राइम रंप यानी कि शुरुआती मैदान, और एंड रंप यानी कि जो अंतिम फ्लैट मैदान बचता है साइकिल ऑफ इरोजन के बाद, तो ये पैंक ने दिया था। पैडी प्लान दिया था एलसी किंग ने। पैन प्लान दिया था ग्रिकमे ने। और पेनी प्लान ये दिया था डेविस ने, जो अंतिम जो मैदान बचता है पेनी प्लान, और उसमें कुछ मोनेडनॉक बच जाते हैं। अगला सवाल है 71 में 4 थ्योरियाँ दी हुई थी टाइड की उत्पत्ति से संबंधित, ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित। तो ज्वार भाटे की थ्योरियों में जो डायनेमिक थ्योरी है वो 1775 में दी थी। किसने? लाप्लास ने दी थी, जो कि मैथमेटिशियन थे, रिनॉन्ड मैथमेटिशियन थे। दूसरे स्टेशनरी वेव थ्योरी 1904 में दी थी R.A. हैरिस ने। और प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दी थी विलियम वेल ने। और इक्विलिब्रियम थ्योरी, जो कि ग्रेविटी पे आधारित है, वो कि 1687 में न्यूटन ने दी थी। तो इस प्रकार चारों थ्योरियों को मैच करना था। ये बहुत बार, कोई 10-15 बार ये सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल था 72 अगेन फैक्चुअल सवाल था, जिसमें कि जो नदी है, नदी की सहायक नदी को मैच करना था। तो काली सिंध नदी है वो कि चंबल की नदी है। दूसरा हसदेव है वो कि महानदी की सहायक नदी है। सिंध है वो कि यमुना की एक सहायक नदी है, एक सिंध ये दूसरी सिंध है। और जो पूर्णा नदी है वो कि तापी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हम मैच कर सकते थे। अगेन फैक्चुअल सवाल, इसमें जो मेजर लैंग्वेज है और उनकी सब लैंग्वेज को मैच करना था। तो दर्दिक सीना लैंग्वेज से मैच होती है। ये दर्दिक की जो मेजर लैंग्वेज है उसमें एक सीना आती है, जो कि भारत के लद्दाख रीजन के जो गिलगित रीजन है उसमें बोली जाती है, जो कि वर्तमान में अभी ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। दूसरा है मौन खमेर। तो मौन खमेर में जो ये खासी गारो जो लैंग्वेजेज है मेघालय में बोली जाती है, ये है। तीसरी है नॉर्थ द्रविडियन। तो नॉर्थ द्रविडियन जो गोंड पीपल द्वारा गोंडी बोली जाती है, जो कि एमपी वगैरह में, झारखंड वगैरह में है, तो वहाँ पे। और डी जो कि ऑस्ट्रिक है, जो कि मुंडा पीपल द्वारा बोली जाती है, जो छोटा नागपुर के आसपास जो रहते हैं, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड रीजन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम मैच कर सकते थे। अगला सवाल है 74 में जो होमर ने जो 4 पवनों का जिक्र किया है अपने इलियड और ओडिसी महाकाव्य में, एपिक में, तो उनको मैच करना था। तो जो बोर्स है वो एकदम ठंडी पवन होती है और नॉर्थ की ओर से आती है। अगर आपको आता था एक अफेस्ट, तो आप आसानी से मैच कर सकते थे। दूसरा जो यूरस है, यूरस ईस्ट विंड है, और नोटस है वो साउथ विंड है, और जेफरस है
जेप्रस है वो वेस्ट विंड है। तो इस प्रकार इनकी प्रॉपर्टी भी याद करनी और इनकी दिशा भी याद करनी है। ये भौगोलिक चिंतन से, जियोग्राफिकल थॉट से सवाल आया था, होमर यानी कि ग्रीक विद्वान। अगला सवाल थे 75 में 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और सामने एक्सपर्ट थे। तो स्टेटमेंट सीधे सीधे कोट किए हैं, एकदम फैक्चुअल सवाल है, काफ़ी कठिन सवाल था। जो नॉर्मल स्टेटमेंट थे वो भी नहीं थे। तो पहला था रीजनल जियोग्राफर्स मे परहैप्स बी ट्राइंग टू पुट बाउंड्रीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट अराउंड एरियाज दैट डू नॉट मैटर। तो रीजनल जियोग्राफर जो बाउंड्री बनाते हैं उनका इतना कोई मतलब नहीं होता है, तो ये थर्ड और उनका कोई मतलब मैटर भी नहीं करती, तो ये किम्बल ने दिया था। दूसरा, इनोवेशन ऑफ डिफिजन एनालाइज रिप्रेजेंट परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाइम इनटू जियोग्राफी आउटसाइड ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी। तो ये दिया था नॉर्टन ने। जो इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो टाइम का कॉन्सेप्ट जियोग्राफी में लेके आए थे। हिस्ट्री में तो टाइम का कॉन्सेप्ट होता ही है, पर टाइम का कॉन्सेप्ट जियोग्राफी में जो हैगरस्टैंड का सिद्धांत है, टाइम जियोग्राफी बात करता है, तो ये हिस्ट्री के बाद ये ऐसे मतलब स्टेटमेंट दिया था, ये नॉर्टन ने दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है टू आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स परहैप्स टू सॉल्व देम। तो हम कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या है, पहले उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ा पक्ष होता है, तो ये दिया था स्टोडार्ट ने, जो अभी पहले भी उन्होंने जियोग्राफिकल थॉट का भी एक पेपर जो है मतलब पब्लिश किया था। अगला सवाल है मतलब अगला स्टेटमेंट है वो है डी में हिस्टोरिकल प्रोसेसेस मे प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ लैंडस्केप एज ए वे ऑफ लाइफ, ये दिया था ले ने। तो ये बहुत ही मतलब डीप था, ये मतलब ऐसे विद्वान हैं जो ज़्यादातर के नाम ही नहीं सुने स्टोडार्ट और नॉर्टन को छोड़ के। अगला सवाल है 76 में जो जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ थ्योरियाँ, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था, यानी कि पुराने से लेके नए तक। तो सबसे पहले इनमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिमॉर्फेटिज्म, ये 1788 में पब्लिश हुआ था जेम्स हटन के द्वारा। दूसरा है 1899 में डेविस का जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन पब्लिश हुआ था। फिर डाईमॉर्फोलाइज एनालाइज, ये जर्मन वर्क है जो डब्ल्यू पैंक ने 1924 में दिया था। और उसके बाद बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी जो कि 1960 में हैक द्वारा की थी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड तो गिलबर्ट ने दिया था, पर थ्योरी हैक ने दी थी। उसके बाद स्टोलर और चॉर्ले ने भी शायद इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। तो इस प्रकार हम चारों को आसानी से जमा सकते हैं, ए डी सी बी। अगला सवाल है 77 में एक मार्स कम्युनिटी है, यानी कि जो दलदली कम्युनिटी है। तो दलदली कम्युनिटी, दलदली समुदाय में आपको फूड चेन है उसकी सीक्वेंस बनानी है। तो सबसे पहले पौधे होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे। फिर ग्रीन प्लांट को जो तितली है उसका जैसे रसपान करती है तो तितली होगी। तितली को खा जाता है मेंढक, मेंढक को खा जाता है सांप, सांप को खा जाता है बाज। तो इस प्रकार DAECB आसानी से एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल है 78 में वॉन थ्यूनेन का मॉडल है, उसको करेक्ट सीक्वेंस जमाना था जो सिटी एरिया है वहाँ से शुरू करके। तो सिटी एरिया के बाद में जो मार्केट गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन होता है वॉन थ्यूनेन के अनुसार। दूसरे नंबर पे जो टिम्बर वाली पेटी है, फायरवुड और टिम्बर वाली पेटी है, तो CB इससे सीधा सॉल्व हो जाता। बाद में देखें तो क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, थोड़ा सघन कृषि होगी जिसमें फैलो लैंड बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद 3 फील्ड सिस्टम और सबसे अंतिम में लाइव स्टॉक रैंचिंग। इस प्रकार उन्होंने 6 पेटियाँ बताई थी, इसमें इन्होंने ये जो 5 दी हुई है तो इनको सीक्वेंस में जमाना था। अगला सवाल है 79 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021, जो कि जिसके डेटा 2022 में पब्लिश हुए थे, जो लेटेस्ट है, तो उसमें उसके अनुसार जो पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे है वो है नॉर्वे, तीसरे नंबर पे है वो है आइसलैंड, और चौथे नंबर पे हांगकांग था, और 5वें नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हमारी सीक्वेंस हो गई CB D और A। भारत की शायद रैंकिंग 131 थी कि 132 थी, आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं।
क्योंकि कई बार भारत की रैंकिंग भी पूछी जाती है। अगला सवाल था 80 नंबर। 80 नंबर में जो नॉन रिलीजियस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, तो सबसे ज़्यादा जो अधार्मिक जनसंख्या है, जो धर्म को नहीं मानने वाली जनसंख्या है, वो रहती है पूर्वी एशिया में। इसके बाद भी 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो जो सी के बाद डी दोनों में दिया हुआ है, यानी कि ईस्टर्न यूरोप। उसके बाद में जो सर्वाधिक जो प्रोपोर्शन है वो है साउथ पैसिफिक में, और उसके बाद में एंग्लो अमेरिका में, और सबसे कम है लैटिन अमेरिका में। इस तरीके से इनको जमाना था। काफ़ी कठिन सवाल था, ज़्यादातर पूर्वी एशिया वाला सबको पता होता है, पर इतनी सीक्वेंस में जमाना थोड़ा मुश्किल था। अगला सवाल था 81। 81 में जो काम है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था। तो सबसे पहले क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमैनुअल कांट ने दिया था 1781 में, और इसी में ही उन्होंने जो क्लासीफाई किए थे सब्जेक्ट वगैरह, जो नॉलेज है उसको क्लासीफाई किया था, और भूगोल का स्थान भी उन्होंने बताया था। दूसरा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ 1859 डार्विन ने दिया था। तीसरे नंबर पे आएगा द नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन का 1939 में, और पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी उन्होंने 1959 में लिखा था। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा सेफर का एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी। ये सेफर हार्टसॉन की डिबेट के साथ में था कि भाई ये जो जियोग्राफी में एक्सेप्शनलिज्म वाली बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं है, इन्होंने सेफर ने कहा था। तो इस प्रकार हमारी जो सीक्वेंस हो गई BCAD। अगला सवाल है 82। 82 में जो रिमोट सेंसिंग से सवाल आया था कि EMR है उसको जमाना था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से लेके शॉर्टेस्ट से लेके। तो लॉन्गेस्ट में जो रेडियो होती है, रेडियो के बाद आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आती है विजिबल, विजिबल के बाद में आती है UV, और UV के बाद में आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद में आती है गामा। तो इस प्रकार इसको देखें तो हमारा राइट आंसर हो गया CBDA। अगला सवाल है 83। 83 में जो एक ऑब्जर्वर है वो वार्म फ्रंट को देख रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो फर्स्ट टू लास्ट उसको बादल कौन से दिखेंगे, तो जो वो खड़ा है उसकी तरफ आ रहा है, तो उसकी तरफ सबसे ऊंचे जो बादल होंगे वो होंगे सिरस, उस जो कि मतलब सिरस होंगे। फिर उसके बाद में सिरोस्टेटस होंगे, फिर अल्टोस्टेटस होंगे, और सबसे जो दूर दिखेंगे वो होंगे निम्बोस्टेटस, जो कि वर्षा वाले होते हैं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग होता है, वहाँ पे खूब सारी वर्षा होती है। तो जैसे जैसे अप्रोच करेगा और वही हिस्सा पहुँचेगा तो वहाँ पे भी बरसात हो जाएगी। तो इस प्रकार इनको जमाना था। अगला सवाल है 84। 84 में जो समुद्री साल्ट है उनके कंपोजिशन के परसेंटेज के हिसाब से जमाना था। कभी कभी परसेंटेज पूछता है, कभी ग्राम में पूछता है, तो आपको दोनों याद करने हैं। ये फैक्चुअल सवाल कई बार पूछा गया है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है वो 77.8% हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है वो 10.9% हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7% हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है वो 0.3% हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से जमा सकते थे। 85 नंबर। 85 नंबर में साउथ से नॉर्थ तक जो फॉल्ट लाइन है उनको जमाना था। तो सबसे नीचे है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, जो कि शिवालिक और मैदानों के बीच में है, और बी है उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, और उसके बाद में आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, और उसके बाद में आता है इंडस सांगपो सचर जॉन जो कि जो ग्रेटर हिमालय है और जो ट्रांस हिमालय है इसके बीच में आता है। अगला सवाल है 86 नंबर। 86 नंबर में सलाइनिटी के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता दिखाई देती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ज़्यादा लवणता दिखाई देती है, और इसका कारण है निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण और उच्च वायुमंडलीय दबाव। तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मिनिमम सलाइनिटी इज सीन इन टेम्परेट जोन। तो ये
कथन बिल्कुल गलत है। मिनिमम सैलिनिटी शीतोष्ण इलाकों में नहीं देखी जाती है, मिनिमम सैलिनिटी पोलर एरिया में देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगला सवाल है 87 में जो अल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव है। तो अल नीनो का प्रभाव है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है पेरू कोस्ट पे। दूसरा है ड्यूरिंग अल नीनो अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर इज वीकंड विच अफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन। तो अल नीनो के दौरान क्या होता है, अपवेलिंग कमज़ोर हो जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं आ पाते हैं, न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं आ पाते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए मछलियों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है और मत्स्यन जो है वहाँ का प्रभावित होता है। तो रीजन आर है वो एसर्टेशन ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है 88 में संरचनावाद पे सवाल था। तो संरचनावाद इज कॉन्सर्न विद डिस्कवरिंग द थिंग्स दैट आर रियल एंड इम्पोर्टेंट इन सोशल लाइफ बाय लुकिंग बीनीथ द टेकन फॉर ग्रांटेड सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी। तो संरचनावाद में हम क्या करते हैं, चीज़ों की मतलब उसके तह में क्या है, उसके पीछे क्या है, जो हमें सामाजिक ताना बाना दिखता है उसके पीछे क्या है वो हम ढूंढते हैं, मतलब खोजते हैं और उनको देखते हैं जो सामाजिक आर्थिक कैटेगरी में उन पे क्या प्रभाव वगैरह पड़ता है और ये जो वास्तविक जो होता है ना उसको देखते हैं। तो संरचनावाद बिल्कुल जो ये पहला स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है कि भाई उसके पीछे क्या है उसको हम समझते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है संरचनावादियों ने मनुष्य की उस सृजनात्मकता और शास्त्रता की सराहना की है जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंडिविजुअल लाइव्स से संरचनावाद का कोई भी सरोकार नहीं है। जो संरचनावाद है वो सामाजिक ताना बाना पूरा देखता है, पूरी स्ट्रक्चर समझता है, पूरी संरचना समझता है, तभी उसकी रियलिटी को समझ पाते हैं। एक तरह से सोशल मोजेक को समझता है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। अगला सवाल है 89 सवाल में जो कल्चरल जियोग्राफी से सवाल आया है, इसमें पूछा गया है लैंडस्केप्स डोमिनेटेड बाय ए कलेक्शन ऑफ फोक कस्टम्स चेंज रिलेटिवली लिटिल ओवर टाइम वेयर एज मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटेट फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पॉपुलर कस्टम। तो दो चीज़ों की बात की है, एक तो फोक कस्टम की यानी कि लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति की बात की है। तो लोक संस्कृति होती है वो डोमिनेट करती है किसी भी एरिया में, कोई भी सांस्कृतिक रीजन है वहाँ पे जो लोक परंपराएं हैं वहाँ पे डोमिनेट करती है और धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, एकदम बदलाव नहीं आता है लोक संस्कृति में। दूसरा है जो पॉपुलर कस्टम है वो क्या होते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन की वजह से उसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस होता है, जल्दी जल्दी बदलाव आता है। तो अभी जैसे वेस्टर्न जो कल्चर है वो सब जगह लगभग फैल गई है क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से आज हम सारी चीज़ें मतलब देखते हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो हम भी फॉलो करने लग गए। तो पॉपुलर कल्चर है वो कम्युनिकेशन की वजह से बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा रीजन में कहा गया है कि भाई फोक कल्चर इज़ मोर लाइकली टू वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एट ए गिवन प्लेस। तो टाइम टू टाइम एट ए गिवन प्लेस ये वेरी नहीं करती है। दूसरा पॉपुलर कल्चर इज़ मोर लाइकली टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट ए गिवन टाइम। तो पॉपुलर कल्चर होती है पूरे वर्ल्ड में एक मतलब जो भी गिवन टाइम होता है उसमें वेरी नहीं करती, वो समान रहती है। जो आज अब हम जो यूज़ कर रहे हैं भाई, कोई 4G 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सब जगह 4G 5G फ़ोन यूज़ हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब अंतर आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता। ये लगभग जो सारी चीज़ें जो भी कहीं पे जो आ रहा है इनोवेशन वो पूरा उसका डिफ्यूजन पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है पॉपुलर कल्चर में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है। अगला सवाल है 90 है पॉलिटिकल जियोग्राफी से सवाल आया है। इसमें इंसुलर कंट्रीज आर जियोग्राफिकली पावरफुल स्टेट। तो जो द्वीपीय देश होते हैं उनकी क्या सीमा कहीं से लगती नहीं है, तो वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। एक तो उनके कोई सीमा विवाद नहीं होता है, दूसरा उनको जो नेविगेशन से संबंधित उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और ट्रेड भी उनका अच्छा होता है क्योंकि डायरेक्ट वो सी से लिंक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जियोग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज ऑफ नेविगेशनल फैसिलिटी जो अभी हम बात कर रहे थे वो रीजन में इन्होंने दे दिया है। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर द यूनिक एडवांटेज ऑफ इंसुलर कंट्रीज। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और ये सही भी है। तो ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। अब 91 से 100 तक दो पैसेज दिए हुए थे 5-5 सवाल के, और जो पहला है वो जियोमॉर्फोलॉजी से दिया था रिस्क और हजार्ड पे। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई इतना
मतलब कठिन नहीं था। आप थोड़ा सा टाइम दे के इसके 10 सवाल है वो दोनों पैसेज से कर सकते थे। तो पहले में पूछा गया था कि हजार्ड व्हाट डू यू मीन बाई हजार्ड फुटप्रिंट ऑफ लैंडस्लाइड। तो इसमें जो पैसेज में दिया हुआ है, ट्रेवल डिस्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डेब्रिस ट्रिगर्ड बाई लैंडस्लाइड। दूसरे सवाल में पूछा गया था द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंडस्लाइड मैनली डिपेंड अपॉन। तो इसका राइट आंसर होगा टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैंड स्लाइड। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ के दे सकते हो। तीसरा सवाल है जो तीसरे सवाल में पूछा गया है 93 में पूछा गया है कि विच प्रोसेस एक्सर्ट्स ए सिग्निफिकेंट एंड डायनेमिक इन्फ्लुएंस ऑन स्लोप स्टेबिलिटी। तो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 94 में पूछा गया था विच आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। तो रेनफॉल है, अर्थक्वेक है, चेंजेस इन ग्राउंड वाटर है, ये ट्रिगर करते हैं। और इसका जो लास्ट सवाल था इस पैसेज का, जियोमॉर्फिक रिस्क इज डिफाइंड एज। तो जियोमॉर्फिक रिस्क को डिफाइंड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट इन द गिवन टाइम एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगला सवाल 96, तो ये नया पैसेज था जो कि रॉबर्ट माल्थस से संबंधित था, यानी कि पॉपुलेशन जियोग्राफी से आया। तो इसको आप पढ़ के आप आसानी से इसके भी सवालों के उत्तर दे सकते थे। पहला तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्थ रिसोर्सेज में क्या रिलेशनशिप बताई, तो ये सबको मालूम है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली होती है जो सबसिस्टेंस की ग्रोथ के बजाय। तो ये पहला ऑप्शन हो गया सही। दूसरा सवाल है इसका, दूसरे सवाल में जो माल्थस का जो पर्सपेक्टिव था वो पैसिमिस्टिक था, निराशावादी था। अगला सवाल था 98 में पूछा गया था जो इंग्लैंड में जो ग्रेट प्लेग हुआ था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था। वो 17वीं शताब्दी में था, 17th सेंचुरी, ये भी सही है। अगला सवाल है 99 में जो कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है डेथ्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग ब्लैक डेथ एंड ग्रेट प्लेग। तो स्टारवेशन और प्लेग, ये इसका राइट आंसर हो गया। और अंतिम सवाल है इम्प्रूवमेंट in the treatment and control of disease in England and Europe help to substantially reduce mortality in which age group of the people। तो infant population में जो mortality है वो reduce हो गई। तो इस प्रकार जो ये पेपर था वो थोड़ा सा फैक्चुअल था और पुराने सवाल भी बहुत सारे रिपीट हुए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखने चाहिए और जो मेजर सब्जेक्ट है उनका लास्ट में रिवीजन करके जाएं और उनकी थ्योरियों का सीधा भाई ये थ्योरी किसने दी और उसका मेजर आइडिया क्या था ये पढ़ के जाएं, तो आप आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। और हमने अभी 2 नेट के पेपर पूरे सॉल्व कर लिए जो अभी रिसेंट आए हैं, जो 2023 में दोनों हुए हैं वो दोनों सॉल्व कर लिए। अगर आपने जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर नहीं देखा है तो वो भी देख लें। फर्स्ट पेपर को हमने 2 वीडियो में सॉल्व किया है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले को, और सेकंड शिफ्ट वाले को भी 2 वीडियो में सॉल्व किया है। इसके अलावा जो इससे पिछले वाले 3 पेपर है वो भी अभी हम कुछ 4-5 दिन में सॉल्व कर लेंगे, तो वो भी ज़रूर देखें। तो टोटल एनटीए ने 9 पेपर करवाए हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे वाले भी मैं सॉल्व कराऊं, पर 5 पेपर मैं अभी सॉल्व करा दूंगा। इसके अलावा आप हमारी जो ऐप पर जाकर जो अभी टेस्ट सीरीज़ थोड़ी सी डेवलपमेंट फेज़ में है पर काफ़ी मैंने अपलोड कर दिए, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें ताकि मैं और से और वीडियो ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।